नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज शाम था मेगा प्रचार। 8 राज्यों की 58 सीटों पर 25 मई को होगा मतदान। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की तूफानी रैली जारी। प्रधानमंत्री आज हरियाणा और पंजाब में भरेंगे हुंकार। वहीं 24 की चुनौती में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को लिखा पत्र। चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश। अग्निवीर के मुद्दे पर भी आयोग ने कांग्रेस को लगाई फटकार। बीजेपी को भी दी सख्त हिदायत। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को आज किया जाएगा सुपुर्द खाक। विश्व नेताओं ने जताई संवेदनाएं। रईसी के जनाजे में उमड़ा जन सैलाब। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मध्यावधि चुनाव की घोषणा के साथ गिनाए सरकार की उपलब्धियां। सुनहरे भविष्य का लिया संकल्प। कहा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ मुद्रास्फीति में आई कमी। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत के लिए आज बड़ा दिन। भारतीय निर्देशक पायल कावाड़िया की ऑल वी इमेजिन इज लाइट आज होगी प्रदर्शित। भारतीय सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन कान प्रतिनिधियों की लेंगे मास्टर क्लास। एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर आईपीएल से किया बाहर। अब क्वालिफाइड 2 में राजस्थान और हैदराबाद आमने सामने। उत्तर भारत में गर्मी से हाल बेहाल। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस। उत्तर भारत में तापमान 45 के पार पहुंचने पर केंद्र ने की राज्य प्रतिनिधियों के साथ बैठक। जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश। और नया सवेरा में सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़ 10 में बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए चुनावी प्रचार आज थम जाएगा। इस चरण में 25 मई को 58 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए पार्टियां वोटर्स को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। छठे चरण में होने वाले चुनाव में 889 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में हरियाणा, बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाएंगे। अधिकांश लोकसभा क्षेत्रों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है, लेकिन कुछ स्थानों में समय पर बदलाव किया गया। छठे चरण में कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। और इसी विषय पर और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि कुमार जुड़ रहे हैं। ऋषि, अगर छठे चरण की बात की जाए तो छठे चरण का जो चुनावी प्रचार है वो आज शाम थम जाएगा। इस चरण में भी कई ऐसे चुनावी दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा। चुनाव की जो वेला है अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही है। छठे चरण और 7वें चरणों में हम कह पाएंगे कि ये चुनाव अब समाप्त होगा, लेकिन छठे चरण में जैसे कि आपने दिग्गजों की बात की तो निश्चित तौर से 3 जो मुख्यमंत्री पूर्व में रहे हैं उनके चुनाव परिणाम का जो वोटिंग है उसके लिए वो उनका जो फैसला है वो जनता लॉक कर देगी। तो वहीं कुछ पूर्व मंत्री भी है जिसमें धर्मेंद्र प्रधान है, महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री है रही है। और इस तरीके से अगर हम बात देखें तो तमाम जो दिग्गज है, जो स्टार प्रचारक भी है और इस समय उम्मीदवार भी है, तो उनके भाग्य का फैसला भी इसी छठे चरण में होना है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस छठे चरण में एक सीट जम्मू कश्मीर की भी है। राजौरी, अनंतनाग राजौरी का जो इलाका है, जो कि पहले 7 तारीख को ये चुनाव होना था, लेकिन अब ये चुनाव 25 तारीख यानी कि छठे चरण में होने जा रहा है।
20 उम्मीदवार करीब इस सीट पर चुनावी मैदान में है। और तो ऐसे में जो लड़ाई है वो चाहे वो एनसी हो या पीडीपी हो या जो अपना दल है उनके बीच में रही हो, अपनी पार्टी के बीच में रही हो, और जो बीजेपी है उसने अभी यहाँ पर अपना उम्मीदवार नहीं चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन उसका एक समर्थन है। तो ये जो पूरी की पूरी कवायद है इस छठे चरण में, वो निश्चित तौर से जो सरकार बनाने की जो कवायद है उसमें एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इस समय चुनाव करीब करीब अपनी एक दशा तय कर चुका है और लोगों का जो मन है किसको वोट कर रहे हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं, ये ईवीएम में करीब करीब एक डायरेक्शन ले चुका है। किसका है ये परिणाम तो 4 तारीख को जब आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन जो लोगों का जो मूड है वो अब धीरे धीरे एक सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है उस ओर बढ़ रहा है। और उसी प्रक्रिया में छठा चरण बेहद महत्वपूर्ण होगा। चुनाव में तमाम जो चुनावी मुद्दे हैं, जिसमें विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो सुरक्षा एक दूसरा मुद्दा है, रोजगार एक तीसरा मुद्दा है। इस तरीके से जो तमाम मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए लोग अपने मतों के लिए घर से बाहर निकलेंगे। जी, इन चुनावों में हमने एक चीज़ और देखी है ऋषि, आप इतने वरिष्ठ हैं, कई सालों से चुनाव कवर करते आ रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कई चुनावी रैलियों में अगर बात की जाए तो महिलाओं से बढ़ चढ़कर वोट की अपील की, और महिलाओं के वोट बैंक की अगर बात की जाए, जिसे आधी आबादी कहा जाता है, प्रधानमंत्री ने हमेशा से कहा कि जिस विकास की हम बात करते हैं उसकी अगुवाई सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पुरुष और महिला दोनों से मिलकर समाज और देश बनता है, और ऐसे में जिस तरीके से पिछले कुछ दशकों में हमने महिला सशक्तिकरण को देखा है, हमने अपने चुनाव कवरेज के दौरान भी देखा है, एक अभूतपूर्व बदलाव समाज में हमने देखा है, जिसमें कि हमने देखा है कि किस तरीके से महिलाएं हर क्षेत्र में अब आगे बढ़ रही हैं। उसी दिशा में चाहे प्रधानमंत्री की तरफ से अपील हो या फिर जो तमाम अन्य राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से महिलाओं की जो भागीदारी है, वो राजनीतिक जो भागीदारी है उसमें कैसे बढ़ रही है, ये हम देख रहे हैं। तो ऐसे में जो मतदाता के रूप में जो महिलाओं की संख्या है और जो वोट करने का जो प्रतिशत है, वो हमने कई जगहों पर देखा है, वो ज्यादा भी देखा गया है पुरुषों की तुलना में। अब चाहे वो केरल की बात कर लें, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें, यहाँ तक कि अब जम्मू कश्मीर में भी अगर हम बात करें तो महिलाएं बड़ी तादाद में यहाँ पर वोट करने के लिए निकल रही हैं। और ऐसे में हमने देखा है कि चुनाव आयोग के द्वारा भी तमाम ऐसे प्रयास किए गए हैं जिसमें महिलाओं को न सिर्फ वोट डालने के लिए उनको आमंत्रित किया जा रहा है, बल्कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस तरीके से अब एक सुरक्षित माहौल में महिलाएं घर से बाहर निकलकर अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकती हैं। इसके लिए तमाम प्रयास है, जैसे पिंक बूथ है, जो पिंक बूथ है वो पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा ऑपरेटेड होता है। वहां सुरक्षा बलों से लेकर महिलाओं के जो बाकी के जो पोलिंग एजेंट होते हैं या मतदान कर्मी होते हैं, सभी महिलाएं होती हैं। तो वहां पर एक होमली फील होता है, और ऐसे वातावरण में हमने देखा है कि उस तरीके के पिंक बूथ पर बड़ी तादाद में महिलाएं वोट डालने के लिए निकलती हैं। तो ये जो पूरा का पूरा हमने 2 दशकों के दौरान जो हमने खास तौर से अपनी रिपोर्टिंग में देखा है कि जो महिलाओं का जो भागीदारी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और न्याय के लिए जो उनकी जो संघर्ष की जो कहानी है वो बहुत मजबूत हुई है, और इन चुनावों में उनकी भूमिका बहुत सशक्त रूप से देखी जा रही है। साथ ही ऋषि, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सबसे अहम उद्देश्य रहता है जब भी चुनाव आते हैं, लेकिन ये देखा गया कि खास तौर पर जो प्रबुद्ध वर्ग है वो कहीं ना कहीं इससे हिचक दिखाता हुआ नजर आता है। वहीं अगर हम ग्रामीण स्तरों की बात करें तो वहां पर वोटिंग प्रतिशत हमेशा बेहतर रहता है। इसलिए कई बार ये बहस भी सामने आती है कि वोटिंग को कंपलसरी, यानी कि उस लिहाज से ऐसा करना चाहिए कि ये कंपलसरी होना चाहिए, और अगर ना हो तो इस पर दंडात्मक कार्रवाई हो। इसे लेकर भी कई बार बहस छिड़ती है राजनीतिक हलकों में। देखिए, जहां तक वोटिंग को लेकर कंपलसरी या दंडात्मक बात की जाए तो मेरे ख्याल से चूंकि ये सबका व्यक्तिगत राय भी हो सकती है और इसमें सियासी राय भी हो सकती है, लेकिन दंडात्मक रूप तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये लोकतंत्र का पहला मूल मंत्र होता है लोगों की स्वेच्छा और लोगों के अधिकार और लोगों के लिए निर्भीक तरीके से काम करने का या अपने मताधिकार का प्रयोग करने का। इसी वजह से चुनाव आयोग ने और जो हमारी चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव सुधारों के तहत एक नोटा का प्रावधान किया गया है। नोटा का प्रावधान अपने आप में नागरिकों को उनकी अनिच्छा को प्रदर्शित करने का एक बहुत बड़ा सशक्त अधिकार है, और इस अधिकार के जरिए, इस इख्तियार के जरिए
लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मताधिकार जितना ज्यादा होगा, हमारी डेमोक्रेसी और जो व्यवस्था है उतनी ज्यादा मजबूत और मजबूर होगी लोगों के लिए काम करने के लिए। तो निश्चित तौर से मताधिकार का प्रयोग जो एक सीमा तक बढ़ना ही चाहिए और ये 100% की ओर बढ़े, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन इस पर क्या हो सकता है, किस तरीके से लोग इसके लिए बाध्य हो या प्रेरित हो, ये दो तरीके होते हैं। तो प्रेरित करने का जो इस समय जो तरीका है वो हमने अपनाया हुआ है और इसी वजह से चुनाव आयोग लगातार अपने स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से ये लोगों को प्रेरित कर रहा है और ये बता रहा है। क्योंकि देखिए, लोगों की स्वेच्छा और जो उनकी अनिच्छा, इन दोनों चीजों से मिलकर अगर उनको अधिकार ये मिले कि वो अपनी स्वेच्छा से ही मताधिकार का प्रयोग करें, वो ज्यादा एक लोकतांत्रिक वैल्यू के रूप में कंसीडर होगा। तो कुल मिलाकर लेकिन ये हमें जानना चाहिए कि इस अधिकार के जरिए ही हम अपने उन सभी अधिकारों को हासिल कर सकते हैं, अपने सभी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, अपना डेवलपमेंट है, उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। तो निश्चित तौर से हम 100% मतदान की ओर बढ़े, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और साफ तौर पर जो आज छठे चरण की जब हम बात करते हैं तो उसका जो चुनावी प्रचार है वो थम जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। तुम्हें पता है, इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है न्यूज़ 10 में। और बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री धुआंधार चुनावी प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री आज हरियाणा और पंजाब में चुनावी प्रचार को धार देंगे। प्रधानमंत्री की पहली जनसभा हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ में होनी है। इस सीट से भाजपा ने चौधरी धर्मवीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। प्रधानमंत्री की इस रैली से भाजपा पूरे दक्षिणी हरियाणा को साधने का प्रयास करेगी। हरियाणा में छठे चरण में सभी 10 सीटों पर मतदान होगा। वहीं लोकसभा चुनाव के समर में प्रधानमंत्री की दूसरी जनसभा पंजाब के पटियाला में होगी। इस सीट से परनीत कौर भाजपा प्रत्याशी हैं। पंजाब में 7वें चरण की सभी 13 सीटों पर चुनाव होना है। प्रधानमंत्री को इकोनॉमिक टाइम्स में उन्होंने इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू को देते हुए उन्होंने कहा कि साल 2014 में भ्रष्टाचार मुद्दा रहा, 2019 में लाभार्थी और 2024 में मुद्दा है विकसित भारत। यूपीए ने 2043 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का वायदा किया था। हम कम से कम 15 साल पहले भारत को इस लक्ष्य तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछले 1 दशक में बिना किसी भेदभाव के हमने कार्यक्रमों के 100% सैचुरेशन पर जोर दिया। देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। हाल ही में ये 3.2% रिकॉर्ड की गई। बात तमिलनाडु की करें, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी। जब हम सत्ता में आए थे तब सेंसेक्स 25,000 पर था। आज ये 75,000 के करीब है और मार्केट कैप 5 ट्रिलियन को पार कर गया। जो डीमैट अकाउंट की संख्या है वो 2.3 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ हुई है। म्यूचुअल फंड निवेशक साल 2014 में 1 करोड़ से बढ़कर अब 4.5 करोड़ के आसपास हैं। यानी इक्विटी मार्केट में लगातार जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता जा रहा है। और 4 जून
को बीजेपी संख्या के लिहाज से रिकॉर्ड बनाएगी और शेयर बाजार भी नया रिकॉर्ड बनाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हमने लंबा रास्ता तय किया और तीसरे टर्म में ये लड़ाई और तेज होगी। कांग्रेस के राहुल गांधी ने कार्यक्रम में कहा कि मेरी दादी और पिता की सरकार के दौरान मैंने सिस्टम को देखा है और मैं जानता हूं कि सिस्टम दलितों पिछड़ों का घोर विरोधी है। जब से मैं पैदा हुआ हूं 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, ये सब मुझे मालूम है, दिखता है, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स, भयंकर तरीके से, हर लेवल पे। आप कॉर्पोरेट सिस्टम देख लो, मीडिया सिस्टम देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, मिलिट्री देख लो, जहां भी आप देखोगे 90% का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के द्वारका में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने खुद स्वीकार किया कि उनकी दादी और पिता के शासन में सिस्टम दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कई बार लाख झूठ बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने SC, ST, OBC की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली है। राहुल गांधी के सिस्टम बयान और प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, जिस तरह से राहुल गांधी ने इस बात को अपने बयान में कहीं ना कहीं माना कि वो करप्ट सिस्टम का हिस्सा रहे और जिस पर प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया दी कि कहीं ना कहीं उस सिस्टम को चलाने वाले भी उनके ही घर के लोग थे, ये उनके बयान में विरोधाभास तो दर्शाता ही है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं कबूलनामा है कि जिस सिस्टम को सुधारने की वो बात कर रहे हैं वो उनके कार्यकाल में बिगड़ा हुआ था। जी देखिए, राहुल गांधी के जो बयान या हाल में जो किसी से बातचीत के दौरान जो कह रहे हैं उससे 2-3 सवाल खड़े होते हैं। पहली बात तो यह है कि एक राजनेता के तौर पर क्या वो परिपक्वता नहीं है। काशीराम जी को लेकर जो उन्होंने कहा उस पर हम देख लेते हैं कि बहुत आलोचना उनकी हुई। अब ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम है देश में वो पिछड़ों का, दलितों का विरोधी रहा और उनको कोई ये इस बात की इसलिए जानकारी है क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय में रहते रहे हैं। आप देखें तो उनकी 3 पीढ़ी उनके परिवार की प्रधानमंत्री रही और सुपर प्रधानमंत्री के तौर पर सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के समय जानी जाती रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर कांग्रेस पार्टी जो 60 साल सत्ता में थी और जिसमें आपके परिवार के या तो प्रधानमंत्री थे या फिर पूरा कंट्रोल था, वो कर क्या रहे थे? तो फिर क्या आप मूक दर्शक थे? 60 वर्षों में सिर्फ आप क्या मूक दर्शक थे? ये सवाल उठता है आपका परिवार या आपकी पार्टी। दूसरी बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान निर्माता ने और तमाम जो हमारे बड़े नेता, उन्होंने सुनिश्चित किया आज़ादी के बाद कि सबको बराबरी का हक मिले और उसमें हम जानते हैं कि वंचितों के लिए, दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और तमाम प्रोत्साहन किया गया सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी किसी के भी साथ कोई भेदभाव न हो और जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो वंचित है या जो है गरीब है, उनको अलग से सहारा मिले। तो हम ये देखते हैं कि ये संविधान ने ये व्यवस्था की और उसके बावजूद अगर आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम ऐसा बना जिसमें
एक तरह से देखें तो उन लोगों की कोई भागीदारी उस तरह से नहीं हो पाई जुडिशरी में, सेना में, या फिर अगर आप बात करें मीडिया में, कॉरपोरेट में, आप ऐसी बात कह रहे हैं तो उसमें दो सवाल खड़ा होता है। पहली बात तो आप हमेशा सेना और जुडिशरी पर इससे पहले भी एक तरह से देखें कुछ ऐसे बयान देते रहे जो अच्छी तरीके से इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि ऐसा लगा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब आप सेना पे संदेह आपने किया, तब भी कहा गया कि आप एक परिपक्व राजनेता हैं, और जब कुछ ऐसे फैसले आए तब आपने, जो आपकी पार्टी या फिर आपकी राजनीति के हिसाब से मुफीद नहीं थे, तब आपने सवाल उठाए, और ये बयान भी ये दिखाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो राहुल गांधी से ये सवाल बनता है कि सिर्फ कह देने भर से, कोई बाहर का एक्सपर्ट होता, कोई एक विशेषज्ञ होता जिसको किसी पार्टी से कोई मतलब ना होता, वो कोई तथ्यों के आधार पर कोई बात कहता तो ये बात उठती थी कि कितनी बात सही है, क्या सही है, नहीं सही है। लेकिन आप 60 साल तक आपकी पार्टी सत्ता में है, आपका परिवार सत्ता में था, 3 प्रधानमंत्री आपकी पीढ़ी से हैं, सुपर प्रधानमंत्री की छवि थी सोनिया गांधी की, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते। आपने खुद एक कैबिनेट से पारित हुआ विधेयक जो संसद में लाया जाना था, उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ के फेंक दिया था। उसके बाद क्या हुआ था कि उस विधेयक को वापस लेना पड़ा था। आपकी इतनी मजबूत एक तरह से पकड़ थी यूपीए के समय में, आप जो कहते थे वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। तो फिर आप क्या कर रहे थे, ये सवाल उठता है। और जब आप 10 साल से आप सत्ता में नहीं है तो आप ये बात उठा रहे हैं, और जहां पर आप सत्ता में हैं, कर्नाटक में आप सत्ता में हैं, या फिर आपने जिन दक्षिण के राज्यों में आप सत्ता में थे वहां आपने क्या प्रयास किया। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है शैलेंद्र, आपके पास वापस आएंगे। प्रज्वल रेवन्ना से जुड़ी खबर है, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं उसको आगे भी लेकर जाएंगे, लेकिन अभी बड़ी खबर जो है वो प्रज्वल रेवन्ना से आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो यौन शोषण मामले में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द किया जा सकता है। बड़ी खबर, कर्नाटक सरकार ने इसके लिए विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस पर कार्रवाई की जा रही है, और इससे पहले इस प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी ने भी विदेश मंत्रालय से विदेश में छिपे रेवन्ना के पासपोर्ट को रद्द करने की सिफारिश की थी। तो प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की मांग जो है वो की जा रही है। यौन शोषण मामले में आरोपी हैं प्रज्वल रेवन्ना, और जो कर्नाटक सरकार है उसने विदेश मंत्रालय को एक पत्र भी इस बाबत लिखा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृतपाल जुड़ गए हैं। अमृत, प्रज्वल रेवन्ना का जो राजनयिक पासपोर्ट है उसे रद्द करने की मांग की जा रही है, इससे जुड़ी क्या और ज्यादा जानकारी आपके पास है? देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल एक दूसरी चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का अब्यूज किया है, क्योंकि वो एमपी हैं हासन से, तो उन एमपीज को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है। तो उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का दुरुपयोग किया जब वो अप्रैल 27 को कुछ एफआईआर होने के कुछ ही घंटे पहले देश छोड़ के जर्मनी चले गए। तो उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि लिखा कि आप कोशिशें करें उनको वापस लाने की, और दूसरा इनका जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है इसको रद्द किया जाए। तो उस पर विदेश मंत्रालय ने उसका संज्ञान लिया और इस पर कार्रवाई कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी अमृत, जिस तरह से यहाँ से फरार हैं प्रज्वल रेवन्ना, और अगर उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाता है तो उसके बाद सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? देखिए, फिर उनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि आप एक टाइम पर एक ही पासपोर्ट रख सकते हैं, चाहे वो पर्सनल पासपोर्ट हो जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट जिसे कहा जाता है, या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या ऑफिशियल पासपोर्ट, जो लोग इंटाइटल्ड होते हैं उसके, आपको वो एक आधिकारिक और ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। तो फिर जर्मनी में उनको लीगल इश्यूज आएंगे अपना, अगर उन्होंने ट्रैवल करना है तो उनको भारत की एम्बेसी को कांटेक्ट करना पड़ेगा, एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होगा। कहीं भी आप विदेशी मुल्क का दौरा करते हैं या इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आपके पास एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है। तो इसका मतलब अगर वो रद्द हो जाता है तो उनके पास एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं होगा। फिर उनको जर्मनी में के लॉज के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही रद्द हो गया, अगर आपका पासपोर्ट ही रद्द हो गया, तो आपका वीजा अपने आप सबसाइड कर जाता है। तो उसके हालांकि लीगल रेमेडीज होती हैं,
पर वो सब उनको देखना पड़ेगा। पर कार्रवाई के लिहाज से अगर हम देखें तो ये प्रक्रिया शुरू होने का मतलब है कि उनकी डिप्लोमेटिक स्टेटस विड्रॉ किया जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो प्रज्वल रेवन्ना की अगर बात की जाए तो राजनयिक पासपोर्ट का उपयोग करके ही वो 27 अप्रैल 2024 को देश छोड़कर जर्मनी भाग खड़े हुए थे। अगर उनका राजनयिक पासपोर्ट जो जिसकी प्रक्रिया चालू है कि उसे अगर रद्द किया जाता है तो कहीं ना कहीं उन्हें और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहाँ के नंदीग्राम में हिंसक झड़प जो है उसका मामला सामने आया। हिंसक झड़प में भाजपा महिला कार्यकर्ता की मौत और हिंसक झड़प में भाजपा के कई कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं। हिंसक झड़प के विरोध में भाजपा का नंदीग्राम में बंद का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आती हुई, नंदीग्राम वो इलाका है जहां से वामपंथी सरकार को कहीं ना कहीं घुटने टेकने पड़े थे। उसके बाद ममता बनर्जी ने ये कहा था कि जब वो सत्ता में आएंगी तो सुशासन का जो है वो लाया जाएगा पश्चिम बंगाल में। लेकिन हाल कुछ और है नंदीग्राम के। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से हिंसक झड़पों की खबर आ रही है। इसी पर बात करने के लिए प्रसन्नजीत हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, हमें याद करना होगा कि नंदीग्राम वो जगह है जहां से जब अपने पॉलिटिकल हम कह सकते हैं रूलिंग को लेकर ममता बनर्जी ने ये दावा ठोका था और वामपंथी का किला दहा दिया था। लेकिन अब जिस तरह की खबरें नंदीग्राम से आ रही हैं ये कहीं ना कहीं उनके सुशासन पर जिसका वो दावा करती हैं उस पर सवालिया निशान लगाते हुए। आंचल, सबसे पहले तो ये बताओ कि हम इस बार एक सुकून की जिंदगी जी रहे थे कि 5 चरणों की चुनाव होने के बावजूद भी किसी तरह की हिंसा हम देखे नहीं और किसी का मौत नहीं हुआ। लेकिन बंगाल की राजनीति शायद इस तरह की सुकून की जिंदगी जीना नहीं चाहते हैं और इसीलिए आखिर तक चुनावी हिंसा में किसी एक का मौत हो गया है। अभी भी 6ठे चरण की और 7वां चरण की चुनाव बाकी है, मतदान बाकी है। तो ये जो कुछ भी हुआ है ये बंगाल के लिए फिर से मैं कहना चाहूंगा कि एक तरह की जो चुनावी हिंसा है उसी का दौर हम फिर से देखने लगे हैं। और ये 6ठे चरण और 7वां चरण की जो चुनाव है ये तृणमूल कांग्रेस के लिए काफी अहम है, क्योंकि ये जो जगह है माना जाता है कि तृणमूल कांग्रेस की गढ़ माना जाता था पहले। तो इसीलिए अब स्थिति थोड़ा सा बदल गया है, टक्कर काफी कांटे की है। तो इस स्थिति में अगर ऐसा हिंसा चालू रहे तो आने वाले 10 दिनों के लिए हमारे काफी मेहनत करना पड़ेगा। जो सिक्योरिटी फोर्स है, जो इलेक्शन कमीशन है, स्थिति काबू में लाने के लिए आंचल। और ऐसा भी सामने समझ में आ रहा है, जो मैं खबर पढ़ पा रही हूँ प्रसन्नजीत, कि धारदार हथियार से हमला किया गया भाजपा कार्यकर्ताओं पर अगर बात की जाए टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा, इसको लेकर क्या जानकारी, किस तरह से हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है अगर बात हम कर रहे हैं, क्योंकि चुनावों को निष्पक्ष करवाने के लिए लगातार इलेक्शन कमीशन कवायद करती जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सूरत हाल ही कुछ और है। नहीं, देखिए आंचल, ये जो नंदीग्राम इलाका है यहाँ पे ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा 2021 के विधानसभा चुनाव शुभेंदु अधिकारी के सामने। तो मतलब ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए एक तरह की ईगो फैक्टर भी है कि नंदीग्राम में कम से कम चाहे वो लोकसभा में हार भी जाए लेकिन नंदीग्राम विधानसभा से उनको जीतना पड़ेगा, तृणमूल कांग्रेस को बढ़त लेना पड़ेगा। ऐसा एक स्थिति तृणमूल कांग्रेस की लोगों के बीच में ममता बनर्जी ने डाल दिए है और उसी का नतीजा यह है कि परसों हमने देखा कि उस इलाका में शुभेंदु अधिकारी और पास में जो घटाल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे जो भाजपा की प्रत्याशी है हिरन चैटर्जी, इनके घर पे पुलिस भेजा गया था आधी रात को। और कल हमने देखा कि इस तरह से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के लोगों के ऊपर हमला किया गया धारदार जो ये है हथियार है इससे। तो एक का तो मौत हो गया है लेकिन बाकी जो 6-7 अस्पताल में है उसमें से कई लोगों का हालत गंभीर है। तो ये स्थिति काफी नाजुक है और पूरे इलेक्शन कमीशन की नजर उसके ऊपर है। और क्योंकि वहाँ नंदीग्राम में भाजपा ने बंद का ऐलान किया प्रसन्नजीत, तो पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए वहाँ पे पुलिस तो है, लेकिन साथ साथ जो सीएपीएफ है, सीएपीएफ के जवानों को भी लगाया गया है और बम पूरी तरह से वहाँ पे एकदम पूरी तरह से जिंदगी वहाँ पे रुका हुआ है, क्योंकि लोगों की समर्थन इस बंद के साथ है कि जिस तरह से अपने साथी का, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, एक गाँव वालों की मौत के कारण लोग गुस्से में है और बंद की साथ दे रहे हैं। आंचल साथ ही प्रसन्नजीत, हमने देखा था अभी 20 मई को बैरकपुर में भी इसी तरह की हिंसा का मामला सामने आया था, जहां टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए थे भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ। हाँ देखिए, ये मैं जो कह रहा था ना कि ये जो 5वें चरण, 6ठे चरण, 7वें चरण, इस सारे जगह पे अगर तृणमूल अपना खोए हुए जमीन को वापस नहीं ले पाए तो तृणमूल के लिए मुश्किल है। और ये माना जाता है कि तृणमूल की एक गढ़ है, तो यहाँ पे किसी न किसी तरह अपना जो संख्या बढ़ाने के लिए तृणमूल को जो कुछ भी करना है, ये सब कुछ अटकलें अपनाने का कोशिश तृणमूल लगे हुए है इसी में। आचल बिल्कुल, तो इन जगहों पर अपनी खोई हुई सियासी जमीन खोजने से पहले खिसियाई हुई हालत में नजर आ रही है टीएमसी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त न्यूज़ एट 10 में एक छोटे से ब्रेक का है। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ये वो राजनीतिक भूचाल हैं जो परिवारवादियों ने देश को दी। देश में जनता की चुनी सरकारों को 90 बार गिराया परिवारवादियों ने। देश के नहीं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। तानाशाही में चूर होकर बार बार जनमत को कुचल डाला। आपातकाल लागू करके देश की फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म कर डाला। और जैसे ही 14 में ये हाथ हटा, एक भी सरकार बर्खास्त नहीं हुई। मैंने सोचा आपको याद दिला दूं कि कमल का बटन दबाना क्यों जरूरी है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और न्यूज़ एट 10 में लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का, जो कि एक और बड़ी खबर है। ये नंदीग्राम से ही जुड़ी खबर पर हम वापस लौट रहे हैं। जिस तरह से एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। आप नंदीग्राम की तस्वीरें देख सकते हैं। ये ताज़ा तस्वीरें हैं नंदीग्राम की। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिंसक झड़प हुई है, आगजनी भी की गई है यहाँ पर। और पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं जहाँ पर हिंसक झड़प में भाजपा महिला कार्यकर्ता की मौत हुई है। और हिंसक झड़प में ही भाजपा के कई कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं। और इसी झड़प की वजह से नंदीग्राम में एक दिन के बंद का भी ऐलान किया गया है। हमने देखा था कि बैरकपुर में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया था जब हम बात करते हैं 20 मई की। और ये जो सीट है नंदीग्राम की, हम बात करते हैं, कई अहम सीटें हैं जो छठे चरण में इस बार पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर वोटिंग होनी है। उससे पहले किस तरह का ये जो मामला है जो सामने आया है, जहाँ पर हिंसक झड़प के चलते एक भाजपा कार्यकर्ता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बात अब करते हैं पुणे एक्सीडेंट केस से जुड़ी हुई, जिसे लेकर महाराष्ट्र में अब जमकर राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा था, जिस पर महाराष्ट्र के
उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि इस घटना का राजनीतिकरण करने की ये बहुत ओछी कोशिश है। हर चीज में वोटों की राजनीति को लाने का जो प्रयास राहुल गांधी करते हैं वो बहुत गलत है। मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। राहुल गांधी इन्होंने जिस प्रकार का वक्तव्य किया है, वीडियो रिलीज किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि इस घटना का राजनीतिकरण करने की ये बहुत ही ओछी कोशिश है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसके ऊपर जो निर्णय दिया उसके ऊपर हमने भी आश्चर्य व्यक्त किया है, लेकिन पुलिस उस पर रुकी नहीं। पुलिस ने वापस उस पर अपील दाखिल की और ऊपर के न्यायालय ने उसका कॉग्निजेंस लेकर वापस एक रिव्यू पिटीशन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने चल रही है। जिन्होंने अंडर एज चाइल्ड को शराब दी, ऐसे लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। जिस पिता ने गाड़ी दी उसको भी अरेस्ट किया गया है। और अब बात नई दिल्ली की, जहां चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी अग्रवाल ने केशवपुरम क्षेत्र में चुनावी प्रचार किया है। तो जेपी अग्रवाल केशवपुरम के क्षेत्र में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए। चुनाव आयोग ने प्रचार के दौरान धर्म, जाति, भाषा, सेना और देश के संविधान को लेकर की जा रही बयानबाजी पर सख्त रुख अपनाया। आयोग ने एक बार फिर से सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को पत्र लिखकर कहा कि देश में चल रहे चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाए। चुनाव आयोग ने कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को पत्र लिखकर कहा कि वो अपने स्टार प्रचारकों के माध्यम से किए जा रहे भाषणों में इस बात को सुनिश्चित करें कि सेना के कॉम्पोजिशन जैसे कि अग्निवीर के संबंध में या संविधान के संबंध में, जैसे कि संविधान पर खतरे जैसे शब्दों का प्रयोग करने से बचा जाए और इसका चुनाव आचार संहिता के तहत कड़ी कार्रवाई से पालन किया जाए। आयोग ने इस दौरान सबसे तीखी आपत्ति कांग्रेस पार्टी की ओर से अग्निवीर को लेकर सेना पर किए जा रहे हमलों और उसे लेकर की जा रही राजनीति पर जताई। आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दी गई नोटिस में सेना और सुरक्षा बलों पर बिल्कुल भी राजनीति न करने की नसीहत दी है। साथ ही संविधान के खतरे में होने और संविधान बदलने के आरोपों पर भी तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए। आयोग ने कहा कि ऐसे आरोपों से देश की साख और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। और अब बात यूपी की श्रावस्ती सीट की, जिस पर छठे चरण में मतदान होना है। ये सीट पिछली बार बेहद कम अंतर से बसपा के खाते में गई थी। पिछले चुनाव बसपा से जीते राम शिरोमणि वर्मा इस बार सपा से उम्मीदवार हैं, जबकि इसी सीट पर बीजेपी ने नए उम्मीदवार साकेत मिश्रा को मैदान में उतारा। भाजपा प्रत्याशी साकेत मिश्रा से बातचीत की है डीडी न्यूज के संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। आइए आपको सुनवाते हैं। श्रावस्ती लोकसभा में हम मौजूद हैं। श्रावस्ती जहां से बीजेपी उम्मीदवार हैं साकेत मिश्रा। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी यहां से चुनाव जीत चुके, नानाजी देशमुख, और अब बीजेपी ने इस बार यहां से साकेत मिश्रा को उम्मीदवार बनाया। साकेत जी, क्या लेके जा रहे हैं जनता के बीच? अपना काम, मोदी जी का देश को बदलने वाली क्रांति विकास की, योगी जी की मुख्यमंत्री पद पे जो जो उन्होंने बदलाव लाए हैं, इसी पे हम लोग केवल विकास की बात करते हैं बिना भेदभाव के। राम शिरोमणि वर्मा बसपा से सांसद थे, बसपा से सपा में आ गए, सपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, बदला था फिर बना दिया, तो सीधी टक्कर यहाँ लग रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। एक तरह से देखें तो सीधा मुकाबला है। विपक्ष के बारे में बोलता ही नहीं हूँ, केवल हम लोग क्या कर चुके हैं, क्या करना बाकी है, क्या सपना है हम लोग का और क्या रिकॉर्ड है हम लोग का व्यक्तिगत रूप पे दोनों उम्मीदवारों का। आप विकास की बात करते हैं, कौन से विकास की आप बात करें? क्या क्या काम आप अगर आप कुछ बताना चाहें जो मोदी सरकार ने करा है? मोदी सरकार के तो जैसे आयुष्मान कार्ड है, जनधन अकाउंट है, विश्वविद्यालय आ गया है, एयरपोर्ट आ गया है, यहाँ पे जो केंद्र की सरकार की योजनाएं हैं, आवास में जगह जगह पीएम आवास में मिला है। मेरा व्यक्तिगत काम करीब 60 से ज़्यादा हम लोग रोड के प्रोजेक्ट लाए थे। एमएलसी बनने से पहले यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगवाया था, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन लगवाई थी हॉस्पिटल में, ये सब एमएलसी बनने से पहले हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद साकेत मिश्रा। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, श्रावस्ती। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए न्यूज एट 10। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी।
डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, मोदी की गारंटी। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। लोकसभा चुनाव में देश की राजधानी दिल्ली की सीट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। दशकों से ये सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती रही है और इस बार के चुनाव में किन किन उम्मीदवारों ने इस सीट पर अपनी दावेदारी को ठोका है, क्या है उनकी तैयारी, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। देश की राजधानी दिल्ली का दिल है नई दिल्ली, और अगर बात राजनीतिक दृष्टि से की जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है। आजकल की बोलचाल की भाषा में कहें तो VVIP सीट है, हॉट सीट है नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन, मंत्रालय, यहाँ तक के सांसदों के बंगले भी इसी निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सुचिता कृपलानी यहाँ से प्रथम सांसद रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी इसी सीट से सदन तक पहुंचे हैं। ये सीट बेहद महत्वपूर्ण है। शुरू से ही इस सीट पर सभी की नजर बनी रही है और आज भी है। देश यहाँ से चलता है, इसलिए दिल्ली की 7 सीटों में से यह सीट सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश और मंत्री, सांसद समेत कई वरिष्ठ नेता इस क्षेत्र में रहते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 14 लाख से अधिक मतदाता हैं। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र 1952 में प्रथम आम चुनाव में इस सीट पर किसान मजदूर प्रजा पार्टी की टिकट पर लड़ रही चर्चित नेता सुचिता कृपलानी की जीत हुई थी। हालांकि बाद में वे कांग्रेस में चली गई थी। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच काफी तनातनी रही। कांग्रेस की ओर से फिल्म स्टार राजेश खन्ना और KC पंत जैसी हस्तियों ने भी इस सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट पर विजयी हुए थे। वे 1980 में भी यहीं से सांसद बने। 1989 और 1991 में भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी यहां से सांसद चुने गए थे। नई दिल्ली सीट से जगमोहन 3 बार सांसद बने। 2004, 2009 में कांग्रेस के अजय माकन जीते। वहीं 2014 से नई दिल्ली सीट फिर से भाजपा के खाते में चली गई। फिर 2019 में भी भाजपा ने ही इस सीट पर जीत हासिल की। दोनों बार यहां मीनाक्षी लेखी सांसद रहीं और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नए चेहरे और हाल में ही राजनीति में कदम रखने वाली बांसुरी स्वराज को चुनावी मैदान में अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज अपने माता पिता की तरह एक वकील हैं, जिनका कानूनी करियर भी अच्छा रहा है। कह सकते हैं पीढ़ियों से विरासत में मिली सांस्कृतिक परिवेश, राजनीति और कानूनी शिक्षा ने बांसुरी को निखार दिया है। उन्हें अपने राजनीतिक सूझबूझ और क्षेत्र की जनता पर पूरा भरोसा है। हमें इतना ज़्यादा आश्वासन है अपने ऊपर और इतना ज़्यादा आत्मविश्वास से हम भरे हैं। मोदी जी का जो 1 दशक का कार्यकाल है
वो सारी की सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का जो असर है वो आपको ग्राउंड पर भी दिख रहा है। नई दिल्ली सीट पर कभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जीतकर भले ही सदन में पहुंचे हों, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इस सीट से अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा है। कांग्रेस ने यह इंडी गठबंधन की आम आदमी पार्टी को दे दी है। इस बार आम आदमी पार्टी की ओर से सोमनाथ भारती मैदान में हैं। सोमनाथ भारती यहां मालवीय नगर से विधायक चुने गए थे। मेरी मोहब्बत को देख के, मेरा कार्यशैली को देख करके, आम आदमी पार्टी कामों को देख करके जनता ने इस प्रकार से प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्रेम दिया है। उसी का परिणाम यह है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार मैं नई दिल्ली लोकसभा के लिए हूँ। ये तो थे नेताओं के अपने अपने दावे। अब जरा यहाँ से निकलकर इस क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न वर्गों के मतदाताओं की राय लेते हैं। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या देश के कोने कोने से आए यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र भी रहते हैं। जानते हैं क्या है होनहार युवाओं का मिजाज। जो आज के सिनेरियो है, क्लास पॉलिटिक्स शुरू किया है, ना कि कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे। क्लास पॉलिटिक्स में वही है कि बेसिक फैसिलिटीज किसको क्या मिल रही है, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, और इन पे एक जो फोकस है वो शुरू किया है। एक बाय एक स्टेप हमारा भारत ग्रो ही कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल से हुआ, चाहे इंडियन लेवल पे हुआ, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर हुआ, चाहे पाकिस्तान को लेकर हुआ, हर एक जगह पर भारत आगे ही आ रहा है। अयोध्या टेम्पल की बात की जाए तो हमने बहुत कुछ अचीव किया है। यहाँ के कारोबारी, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं सभी की सरकार चुनने को लेकर अपनी अपनी अलग राय है। चुनावी सरगर्मी यहाँ भी सर चढ़कर बोल रही है। सरकार तो इस तरह की होनी चाहिए जो देश के लिए हित में हो, ना कि किसी व्यक्ति की मुफ्तखोरी सरकार से तो मुझे सख्त नफरत है। जो देश के हित में काम करे, देश को मजबूत करे। कांग्रेस और भाजपा ने अपनी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए जो भी उत्तराधिकारी चुनावी मैदान में उतारे हैं, उन सभी से जनता की आशाएं बहुत ज्यादा हैं। समस्याएं हैं तो समाधान की प्रतीक्षा भी है। 25 मई को मतदान है, चुनावी प्रचार परवान पर है और मतदाता तैयार है। कैमरा पर्सन कुमार दत्ता और कालरा जी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीडी न्यूज़ दिल्ली। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज़ एट 10 में। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज को लेकर। पूरे उत्तर भारत में गर्मी और लू के कहर से अधिकतम तापमान प्रतिदिन अपने चरम सीमा को छू रहा है। बढ़ते तापमान की मार झेल रहे लोग गर्म हवाओं से भी परेशान हैं। राजस्थान के बाड़मेर शहर में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा के सिरसा में 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ के जांजगीर में गर्म हवाओं की रफ्तार 62 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। उत्तर भारत में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। इसको लेकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें जरूरी जो कदम है उसे उठाने के निर्देश दिए हैं। प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लू लगने वाले मरीजों के लिए बिस्तर तैयार रखने का भी निर्देश दिया गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में अभी तक कुछ और दिनों तक लू की स्थिति बनी रहेगी, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद कम है। लोगों को धूप में अनावश्यक बाहर निकलने से परहेज करने की सलाह दी गई। साथ ही अधिक मात्रा में पेय पदार्थ का सेवन करने की भी सलाह दी गई है। और हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं लक्ष्य। जयपुर की अगर बात की जाए तो उसे पिंक सिटी माना जाता है, लेकिन अगर गुलाबी नगरी की बात करें तो इस वक्त वो भी तपिश से जूझ रही है। किस तरह के कदम उठाए गए हैं राज्य प्रशासन द्वारा ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े इस झुलसते हुए गर्मी के मौसम को लेकर? बिल्कुल, जो एक गर्मी की तपन है, इस तपन से और जो सूरज का कहर है, इससे पिंक सिटी, रेड सिटी नज़र आ रही है। मैं मौजूद हूँ जयपुर के इस जल महल पे, जो प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में पर्यटकों की पहली पसंद मानी जाती है। इस जल महल की पाल पे साल भर जो पर्यटक हैं उनका जमावड़ा लगा रहता है, परंतु जो गर्मी का कहर है, जिस प्रकार से जो तापमान लगातार प्रदेश भर में और राजधानी जयपुर में बना हुआ है, उसको लेकर जो पर्यटक है वो भी अनछुआ नहीं है, वो भी इस कहर से परेशान है।
पर्यटकों का जहाँ जमावड़ा लगता था वो जगह, ये जल महल आज खाली नजर आ रहा है। जो सड़कें हैं जयपुर की वो सूनी नजर आ रही हैं। प्रदेश भर में जो एक्सट्रीम हीट वेव है, जो हीट वेव का जो कहर है वो उस प्रदेश भर की जनता को उसके सितम में परेशान कर रखा है। मैं बात करूं कि फलौदी में परसों जो अधिकतम तापमान रहा, वहीं कल बाड़मेर में 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मैं बताना चाहूँगा आपको कि 2016 में जो अधिकतम तापमान, जो रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया था वो फलौदी में दर्ज किया गया था 51 डिग्री सेल्सियस। परंतु जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि आगामी दिनों में जनता को जो तापमान है उससे राहत नहीं है, अपितु जो आगामी दिन है उनमें तापमान जो 51 डिग्री है उसको पहुंच सकता है। यानी आज 2016 का जो रिकॉर्ड दर है उसको इस बार ये गर्मी ये रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इस बार की जो गर्मी वो पिछले सारे रिकॉर्डों को तोड़ सकती है, क्योंकि जो गर्मी का कहर है ये थमने नहीं वाला है। वहीं मानसून की बात करें तो मानसून अभी आज 5 दिन और आगे बढ़ गया है। जून के पहले हफ्ते में मानसून के जयपुर और राजस्थान प्रदेश में पहुंचने के आसार थे, परंतु अभी के हालात ये हैं कि जो मानसून है उसको 5 दिन और आगे बढ़ गया है। वहीं जो जनता है, जो आम जनजीवन है प्रदेश भर में, जयपुर में, वहीं मुख्य रूप से जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो पश्चिमी जिले हैं राजस्थान के, जहां पे सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, जो धार और भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटके जो जिले पड़ते हैं, चाहे वो बीकानेर हो, जोधपुर हो, बाड़मेर हो, जहां पे जो तपन है वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक होती है और जो लू का कहर है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। वहां पे एडवाइजरी जारी की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बिजली और पेयजल, क्योंकि राजस्थान में पेयजल एक बड़ी समस्या है, पेयजल को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है कि बिजली और मान सकते हैं कि मुश्किलें भी ज्यादा है लक्ष्य, क्योंकि की जाए पेयजल की उत्तर भारत में 45 डिग्री को पार कर गया है। बिल्कुल 45 डिग्री को पार करता हुआ पारा है और उम्मीद करते हैं कि मानसून जल्द दस्तक दे ताकि सभी को गर्मी से निजात मिले। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की, जिन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर निर्भया की माता का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दिल्ली सीएम आवास में उनके साथ हुई कथित अभद्रता और मारपीट की घटना पर निर्भया की मां स्वाति मालीवाल का समर्थन करते हुए दिखाई दे रही हैं। स्वाति मालीवाल ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए कहा कि निर्भया की माता ने देश में अन्याय के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है ताकि उन्हें न्याय मिले, और उन्होंने आप पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता इस वीडियो के जरिए मेरा समर्थन करने पर निर्भया की मां को भी भाजपा का एजेंट बता देंगे। चाहिए क्योंकि पूरे स्टेट दिल्ली के वो सीएम हैं और भी राज्यों में है, पूरी जनता का उन पे विश्वास है। वो खुद ही कहते हैं कि हम दिल्ली का बेटा हूँ, भाई हूँ, तो उस भाई और बेटे के नाते, भाई के नाते उनको इस पे बोलना चाहिए। जो भी गलत किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उस स्वाति जी का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि स्वाति जी ने उनके साथ 8-10 साल महिलाओं के लिए काम किया। उनके वजह से कितने महिलाओं को हेल्प मिला, कितने केसों में उन्होंने महिलाओं का हेल्प किया। मैं खुद जानती हूँ, मैंने खुद उनसे कई महिलाओं का केस करवाया है, अपने लिए भी मैं बार बार उनसे मिली हूँ। तो इस पे उनको एक्शन लेना चाहिए और स्वाति जी को इंसाफ मिलना चाहिए। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माता पिता से भी पूछताछ करने वाली है। पूछताछ के लिए सुबह 11:30 बजे दिल्ली पुलिस सीएम हाउस जाएगी। स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में सीएम अरविंद केजरीवाल के माता पिता से मुलाकात की थी। मामले में पुलिस सीएम के माता पिता के बयान को दर्ज करेगी। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज के दिन विभिन्न घाटों पर स्नान और दान करने की परंपरा है। इस क्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान, दान और पूजा करने के लिए प्रयागराज के घाटों और बौद्ध मंदिरों में पहुंच रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सभी नागरिकों और दुनिया भर के भगवान बुद्ध के अनुयायियों और उन लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। इस पवित्र दिन पर आइए हम समस्त मानवता की भलाई के लिए भगवान बुद्ध के शाश्वत मूल्यों को अपनाकर उन्हें अपने विचारों और कार्यों में शामिल करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा, बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। पिछले दशक में हमारा काम भगवान बुद्ध के आदर्शों को पूरा करने और एक समृद्ध और स्थिर ग्रह बनाने के लिए हमारी गहरी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। और प्रधानमंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा पर एक वीडियो भी साझा किया है। और फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं समाचार मेरे सहयोगी अजय मिश्र के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।